लेकिन इतनी भी देरी नहीं हुई कि इस पे बात ना की जा सके, क्योंकि 6 सितंबर गुज़रा, 6 सितंबर 1965। ये दिन किसको याद नहीं है, जिसमें सुबह अचानक रेडियो पाकिस्तान से एक गरजदार आवाज़ में फील्ड मार्शल अयूब खान ने कौम से ख़िताब किया और उन्हें इस बारे में आगाह किया कि सुबह 3:45 पे बुज़दिल इंडिया ने बेखबरी में हम पे हमला कर दिया और एक मुसाफिर ट्रेन को निशाना बनाया। बहरहाल इस पे काफ़ी लोगों ने बात भी की है, हर किसी ने अपने अपने एनालिसिस भी दिए और माशाल्लाह देने भी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक ये वाहद ऐसी जंग है कि जिसमें हमने हर शोबे में इंडिया से सबकत ली, बरतरी हासिल की। हालांकि देखा जाए तो 1-5 का फ़र्क था, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे टैंक हो, चाहे कोई अपना कोई और चीज़ हो। ज़ाहिर है इंडिया हमसे बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार था वो ईमान का जज्बा था। और दूसरा जो इस वाहद जंग थी जिसमें फ़ौज, हुकूमत और अवाम एक प्लेटफार्म पे थे। यानी खैर उस वक्त मैं तो नहीं मौजूद था दुनिया में, लेकिन मेरे अब्बा जी बताते थे कि निहिते अवाम आम ये लठ लेके, या जैसे डांग कहते हैं, सोटी कहते हैं, लेके बॉर्डर की तरफ भागे कि हम हिंदू फौजियों को इससे मारेंगे। टैंके जो लेके फौजी जाते थे वो रास्ते में उनको खाना पेश करते थे, उनकी हौसला अफजाई करते थे। यही वजह थी कि फौजी भी, हमारे फौजी जवान भी बहुत बेजिगरी से लड़े। वो चाहे बरकी का महाज हो, जहाँ मेजर एजाज भट्टी ने 6 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक बड़े दीदा दलेरी से अपने चंद मुट्ठी भर फौजियों के साथ जो है ना दुश्मन की एक बहुत बड़ी फौज को रोके रखा, और उस वक्त तक रोके रखा कि जब तक वो बाकी फौज भी, क्योंकि बेखबरी में हमला किया गया था, बेखबरी में हमला करने की वजह से इतनी फौज हमारे किसी भी सरहदी मुहाज पे नहीं थी। तो लेकिन चंद जवानों के साथ उसने वो बड़े बेजिगरी के साथ लड़ते रहे और आगे नहीं आने दिया इंडिया को, हत्ता के पीछे से मजीद कुमक जब तक ना आ जाए। और 12 सितंबर को वो अजीज भट्टी को एक गोला लगने से वो शहीद हो गए, लेकिन उस वक्त वो अपना काम पूरा कर चुके थे। दूसरा चमंडा का सियालकोटा महाज, मैं समझता हूँ सारे सिनेरियो में अगर सिर्फ ये महाज देख लेना तो इसने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे उजागर कर दिया। और यानी जो तारीखदान है वो तो ये कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये इतने बड़े टैंकों के, यानी 600 टैंक थे और 1 लाख फौज थी, सिर्फ लाहौर से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने उधर हमला किया और बड़े वसी में पैमाने पे हमला किया। लेकिन हमारे बहादुर जवान, फौज भी जवान भी थोड़े थे, असला भी थोड़ा था, अब उनके पास एक ही था, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश थी कि जामे शहादत नोश करें। लिहाजा उन्होंने अपने जिस्मों के साथ बम मारे और टैंकों के नीचे लेटना शुरू हो गया। और जो पहले बड़े तकबराना तौर पे वो सियालकोट के रास्ते अंदर दाखिल हुए थे कि जी हमें कोई रोकने वाला नहीं है, वो भीगी भली की तरह भागने पे मजबूर हुए और बहुत बड़ी तादाद में असला टैंक जो तबाह हुए उधर पड़े। इसके अलावा उस वक्त के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें अपनी फ़ौज पे, अपने असले पे बहुत गुरूर था, जो कहते थे जी हम दोपहर का खाना, दोपहर का लंच जो है ना वो क्लब रोड पे जिम खाना में जाके करेंगे तो वहाँ शराब नोशी करेंगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि किन लोगों से पाला पड़ा है, जो ईमान की दौलत से मालूमात है, जिनका नारा यही है कि मर गए तो शहीद, जिंदा रह गए तो गाजी।
इसमें मेजर अजीज़ भट्टी हो, ये तो वो है नाम जो सामने है। यानी अभी हमारे कई सिपाही जो सामने नहीं आए, जिनका अभी इतना पता भी नहीं है, उन्होंने भी जामे शहादत हासिल की, वो गुमनाम हमारे हीरो हैं। सरफराज रफ़ीकी फ़ज़ाइया के, और फिर वो भी शहीद हुए उसमें, और फिर MM आलम, उन्हें तो कौन नहीं जाता कि 1 मिनट में 5 जहाज़ों को और वहाँ उनके पायलटों के खाक चटा दी सिर्फ 1 मिनट में, जो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतने कम अरसे में किसी ने भी इतना, और उस वक्त इतने जदीद हथियार भी नहीं होते थे, फिर भी उन्होंने जो है ना अपना 5 जहाज़ मार गए। और इसी तरह हमारे बहरी आ जाए, बहरी भी इन्होंने माशाल्लाह बहुत बेजिगरी और बहादुरी से लड़ा, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो उनके जो जहाज़ मारे उसके बाद वो मैदान में नहीं आए। लेकिन इन सब का सुनैरियो मैं फिर उसी तरफ आता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है कि हमारी फ़ौज, हमारी हुकूमत और हमारी अवाम एक पेज पे थी। जज्बा जो है, जज्बा ईमानी बहुत ज़्यादा था, हत्ता के फ़ौज में आदमी भी कम थे, हथियार भी कम थे, लेकिन सेम बदर वाला। फिर जब इतना ईमानी जज्बा हो तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करता ही है, और की अल्हम्दुलिल्लाह 65 की जंग में। लेकिन इंतहाई माजर के साथ अगर इसके साथ ही थोड़ा सा मैं टच करूँ 71 के महाज को, तो वो सामने नज़र आता है कि हमारी फ़ौज, हुकूमत और अवाम एक पेज में नहीं थे, तो रिज़ल्ट पाकिस्तान टोटल डे हो गया। मेरा सिर्फ यहाँ ये वीडियो बनाने का यानी सिर्फ मकसद यही है, एक तो उन हीरोज़ को सलाम पेश करना जिन्होंने अपने जाने आफरीन को पेश किया और पाकिस्तान को बचाया, और अब भी जाने दे रहे हैं। हम चैन की नींद सिर्फ इसलिए सोते हैं कि वो बॉर्डर पे जो है ना पहरा दे रहे होते हैं हमारे फौजी जवान। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी है जो खटक रही है कि खुदारा एक पेज पे आ जाए। मुल्क की सालमियत के लिए फ़ौज है, बेशक उनका काम बॉर्डर पे है, वह अपना काम ऐसा तरीके से करें। मुल्क के अंदर कानून को कंट्रोल करने के लिए पुलिस है, अदालतें हैं, ये अपना काम ऐसा तरीके से करें, और कोई ऐसा मौका ना दें कि हम में दुश्मन घुस के हमारे नाचाकी से वो फ़ायदा उठाए, जैसे 71 में उठा लिया उन्होंने। 65 के जो हम हीरो थे, सिर्फ 5 साल 6 साल बाद वो अपना बदला ले लिया उन्होंने। हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखें, हर पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी होने के नाते जायज़ तनकीद हर किसी पे कर सकता है, ये उसका हक है, नाजायज़ नहीं, जायज़। वो मशवरा दे सकता है, राय दे सकता है अपनी कि यहाँ पे आप, जैसे आप फौज के तर्जुमान ने कहा था कि IGI में था मार्ज वजूद भाई, तो उन्होंने पैसे दिए लोगों को उसे जितवाने के लिए। फौज के ये तर्जुमान ने कहा ना, ये चीज़ें किसी भी मुल्क की सियासत को ख़राब करती हैं। फौज का काम बिल्कुल इनसाइड और आउटसाइड दोनों पे, अगर कोई दुश्मन नज़र आते हैं तो उन्हें टारगेट करें। अदालतों का काम है, अगर कोई नाइंसाफ़ी करता है, कानूनी शिकनी करता है, उन्हें पकड़ें। सियासतदानों का काम है कि असम्बली में बैठ के ऐसे कानून बनाएं जो मुल्क की मजबूती के लिए हो। जैसे एक मैं छोटा सा हवाला कर